हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल एनसीईआरटी स्टडी पर। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड कि जो पहले समय के जो लोग थे वो सिर्फ अब हंटिंग गैदरिंग पर डिपेंड नहीं कर रहे थे, वो अब हंटिंग गैदरिंग से शिफ्ट होकर फूड को ग्रो करना स्टार्ट करने लगे थे। ये जो चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर 6th क्लास के एनसीईआरटी का, ये चैप्टर में हम सारी की सारी मेसोलिथिक एज की बात करेंगे। ये एक ट्रांजिशन एज है। इसका मतलब कि अब जो पीपल है वो सिर्फ हंटिंग गैदरिंग पर डिपेंड नहीं है अपने फूड रिलेटेड नीड्स के लिए, बल्कि अब वो क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट करने लगेंगे। फूड को कैसे ग्रो करना है वो समझने लग जाएंगे। यानी कुल मिलाकर इसमें हम मेसोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें बेसिकली हमने ये जाना था कि पहले समय में लोग ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से करी, कैसे वो खाना इकट्ठा करते थे, फिर वो कैसे शिफ्ट हुए क्रॉप्स को ग्रो करने में, कैसे कैसे सिटीज़ हमारी एमर्ज हुई, ठीक है, और किस तरीके से हमारा डेट्स का कॉन्सेप्ट आया और किन किन सोर्सेज से हमने ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम अपने हिस्ट्री को रिवील कर सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट एक ओवरव्यू था जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ को हमने डिस्कस किया। एंड इस चैप्टर में अब हम बात करेंगे मेसोलिथिक एज की, जिसमें लोगों ने फूड को ग्रो करना स्टार्ट करने लग गए थे। क्रॉप्स को वो क्या करने लग गए थे, हार्वेस्ट करने लग गए थे, ठीक है, अपनी फूड रिलेटेड नीड्स को पूरा करने के लिए। हंटिंग और गैदरिंग सिर्फ पैलियोलिथिक एज में होती थी। जब हंटिंग गैदरिंग से शिफ्ट होकर वो ग्रोइंग पर शिफ्ट हो गए तो ये हमारी मेसोलिथिक एज की बात है। अब देखिए, जो हमारी प्री हिस्ट्री है यानी वो ऐतिहासिक काल, वो जिसका कोई भी हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, उस प्री हिस्ट्री को हमने स्टोन एज और मेटल एज दो पार्ट्स में डिवाइड किया। जो स्टोन एज है आपकी, उस स्टोन एज को हमने आगे फर्दर बहुत सारे लिथिक्स में डिवाइड किया है। एक आपका आता है पैलियोलिथिक, एक आपका आता है पैलियोलिथिक, एक आपका आता है मेसोलिथिक, एक आपका आता है नवपाषाण काल, नियोलिथिक, ठीक है। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैलियोलिथिक है ये सबसे पुराना पीरियड है और इस पैलियोलिथिक एज में लोग सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग किया करते थे। लेकिन जब वो मेसोलिथिक में आए, ठीक है, तो मेसोलिथिक एज के अंदर उन्होंने समझा कि कैसे हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं और कैसे अपनी फूड रिलेटेड नीड्स को इस तरीके से भी पूरा किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम मेसोलिथिक एज के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। जर्नी से चैप्टर स्टार्ट होता है। तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई की तरफ जा रहा था अपनी कज़न की वेडिंग अटेंड करने के लिए। वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, एंड उसको आदत थी विंडो सीट पर बैठने की, ठीक है, एंड वो विंडो सीट पर बैठकर बाहर के नज़ारे देखा करता था। वो देख रहा था कि कैसे ट्रीज़ और हाउसेस पीछे छूटते जा रहे हैं जैसे ट्रेन आगे जा रही है। तो उसके अंकल ने उसके शोल्डर पर टैप किया पीछे से और उसके अंकल ने उससे पूछा कि क्या तुम जानते हो ट्रेन को सबसे पहली बार कब यूज़ किया गया। जिस हम रेलगाड़ी में बैठे हैं कि क्या आप जानते हो कि उस ट्रेन को कब यूज़ किया गया, ये क्वेश्चन पूछा तुषार से उसके अंकल ने, ठीक है। तो जो उसके अंकल है वो क्या कहते हैं कि ट्रेन को पहली बार यूज़ किया गया था 150 ईयर्स पहले, ठीक है, और लोगों ने बसेस को बस कुछ डिकेड्स पहले से ही यूज़ करना स्टार्ट किया। तुषार चौंक गया। वो वंडर्ड हुआ कि when people could not travel quickly from one place to another, did they spend their entire lives wherever they were born? Not quite। वे क्या कहते हैं तुषार कि वो एकदम से उसको हैरानी हुई कि जब पीपल क्विकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकते थे, यानी जब ट्रेन्स नहीं आई थी, जब बसेस नहीं आई थी, तो लोग कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्विकली ट्रैवल नहीं कर सकते तो क्या उन्होंने अपना पूरा समय उसी जगह पर बिता दिया जहाँ पर वो पैदा हुए थे? ये पॉसिबल तो नहीं है। तो इसी चीज़ को अब हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर बात की गई है द अर्लीस्ट पीपल वाई दे ऑन द मूव। जो बहुत पुराने समय के जो लोग थे जो हंटिंग गैदरिंग किया करते थे, सिर्फ उन्होंने माइग्रेट करना क्यों स्टार्ट किया, एक जगह से दूसरी जगह क्यों वो शिफ्ट होने लग गई, इस चीज़ के बारे में हम इस पैरा में स्टडी करेंगे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। हमने अभी पढ़ा था पिछले चैप्टर में, हमने अभी जाना कि जो 2 मिलियन ईयर्स पहले जो लोग हुआ करते थे वो हंटिंग गैदरिंग करते थे और उसको हम हंटर गैदरर्स कहते थे, ठीक है। तो द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, यानी हंटिंग गैदरिंग से ही
उनको हमने हंटर और गैदरर ही क्यों कहा? जो 2 मिलियन ईयर्स पहले जो लोग हुआ करते थे, उनको ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो हंटिंग और गैदरिंग से ही अपना खाना इकट्ठा करते थे। वो एनिमल्स को हंट, उनका शिकार करते थे, फिशेस, बर्ड्स को पकड़ते थे, फ्रूट्स गैदर करते थे फॉरेस्ट से, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, ठीक है। तो इसलिए उनका नाम क्या रखा गया था? हंटर और गैदरर रखा गया था। वो हंटर और गैदरर अब प्लेस टू प्लेस मूव करने लग गए। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि जब वो हंटर और गैदरर एक जगह पर काफ़ी लंबे समय के लिए रुक जाते और वहाँ पर सारा जितना भी उनके पास खाना अवेलेबल था, जब उसको वो सारा ख़त्म कर लेते, सारे उन रिसोर्सेज को ख़त्म कर लेते हैं, तो उनको दूसरी जगह पर जाना ही पड़ता है फूड को सर्च करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने नर्मदा नदी के पास अपना एक सेटलमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। वहाँ पर वो फॉरेस्ट में घूमे, उन्होंने अपना फूड इकट्ठा किया, एनिमल्स को हंट करना स्टार्ट कर दिया। जब वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया, सारे फूड्स के जो रिसोर्सेज थे, जो फूड सप्लाई थी, वो सारी ख़त्म हो गई। अब वो वहाँ पर रहकर क्या करेंगे? भूखे तो मरेंगे नहीं। तो अब अपनी भूख को शांत करने के लिए अब वो उस जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह जाएंगे और खाने की तलाश करेंगे। तो पहला रीज़न क्या था? लोग जब मूव करने लग गए प्लेस टू प्लेस, सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, भोजन की खोज में वो जगह जगह भटकने लग गए, एक जगह से दूसरी जगह। पहला रीज़न था ये माइग्रेट करने का, प्लेस टू प्लेस। सेकंड आता है कि जो जानवर है वो भी ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पर चिपक कर रहते हैं, स्टिक होकर रहते हैं। जानवर भी आज कहाँ पर है, कल कहाँ पर है। तो एनिमल्स का जो लोग शिकार करते थे, वो एनिमल्स भी जगह जगह क्या करते थे? मूव करते थे। और जो लोग हंटर्स थे, वो भी क्या करेंगे? उन एनिमल्स के पीछे पीछे जाएंगे उनका शिकार करने के लिए। तो इस तरीके से भी वो क्या हो गए? एनिमल्स जैसे प्लेस टू प्लेस जब मूव करने लगे, तो जो इंसान थे वो भी जानवरों के पीछे उनको शिकार करने की पर्पज़ से घूमने लग गए, ठीक है। थर्ड जो रीज़न आता है माइग्रेट करने का, कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीज़न। प्लांट्स, जो पेड़ पौधे हैं, वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह का फ्रूट हमें देते हैं। तो पीपल को भी सीज़न टू सीज़न मूव करना पड़ता था अलग अलग तरह के प्लांट्स को सर्च करने के लिए। फोर्थ रीज़न आता है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनको पानी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। वाटर हमें कहाँ पर मिलता था? लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में। ऐसी बहुत सारी रिवर्स और लेक्स थी जो पूरा थ्रू आउट द ईयर उसमें पानी रहता था, वो सूखती नहीं थी, ठीक है। और कुछ रिवर्स ऐसी थी जो सीजनल थी, ठीक है। तो जो लोग उन नदियों के किनारे रहते थे, पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, विंटर एंड समर। ये क्या कह रहे हैं कि जब जिस नदी के किनारे वो रहा करते थे इंसान, अगर उस नदी का पानी सूख गया है तो पानी की खोज में भी उनको दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। तो ये फोर्थ रीज़न था। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? हमें इन सब लोगों के बारे में कैसे पता कि वो कहाँ जाते थे, कैसे खाना इकट्ठा करते थे, ठीक है। वो माइग्रेट क्यों करने लग गए? हम तो उस टाइम थे भी नहीं, तो हम ये सारी चीज़ें कैसे बता सकते हैं? हाउ डू वी नो, हम कैसे जान सकते हैं? हमने कैसे जाना इन सब पीपल के बारे में? आर्कियोलॉजिस्ट इसका आंसर है। आर्कियोलॉजिस्ट जो है, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों का पता लगाया जो उस टाइम में हंटर और गैदरर्स यूज़ करते थे, ठीक है। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टू द स्टोन, जिससे वो कोई ऐसे टूल्स यूज़ करते थे जो पत्थर के बने हुए थे, औजार, वुड, बोन, ठीक है। यानी आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का, कि जो खुदाई करके चीज़ें निकली, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको स्टडी किया और स्टडी करने के बाद जब उनको ये रिज़ल्ट मिला कि ये उस समय की चीज़ें हैं, जब उस समय में लोग हंटिंग गैदरिंग किया करते होंगे, या उस समय में लोग इन हथियारों का यूज़ करके शिकार करते होंगे, या इन लकड़ियों का यूज़ करते वो खाना पकाते होंगे। मतलब जो भी है, जो चीज़ें सर्वाइव कर रही थी, जिसके अवशेष अभी तक हमें आर्कियोलॉजिस्ट को मिल रहे थे, उनको स्टडी करके उन्होंने इन सब लोगों के बारे में हमें बताया। सम ऑफ दी स्टोन टूल्स, जो पत्थर मिले थे खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को, उसमें से कुछ ऐसे टूल्स थे जिसको मीट या बोन को कट करने के लिए यूज़ किया जाता था, या पेड़ों की छाल को स्क्रैप करने के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। फ्रूट को चॉप करने के लिए यूज़ किया जाता था। और कुछ चीज़ें ऐसी मिली, सब में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पैड्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, ठीक है। यानी उनको जो टूल्स मिले, कुछ टूल्स ऐसे थे, ठीक है, जिनको हम हंटिंग के लिए यूज़ करते थे, जैसे एक को तीर हो गया, ठीक है। अदर टूल्स वर यूज, कुछ टूल्स ऐसे थे जो लकड़ियों को चॉप करने के लिए यूज़ किए जाते थे, फायरवुड के लिए यूज़ किए जाते थे। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट एंड टूल्स, और लकड़ियों का यूज़ घर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता था, और टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। देखिए, स्टोन टूल्स को हम बेसिकली यूज़ करते हैं, अगर मान लीजिए
अगर हमने कोई एक फ्लैट सरफेस है, कोई ग्राउंड है, उसको हमें खोदना है उसकी जड़ों को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, ये क्लोथ्स को स्टिच करने के लिए जो कि एनिमल स्किन से बनी है। अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर जो लेफ़्ट वाला एरिया है, लेफ़्ट वाला, ठीक है, वो ये जो लेफ़्ट वाला एरिया है इसमें जो ग्राउंड है उसको डिग किया जा रहा है, उसको खोदा जा रहा है, ठीक है, जिससे कि हम उस रूट को इकट्ठा कर सकें। और जो दूसरा आप देख रहे हैं उसको स्टिच करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, या कपड़ा स्टिच करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। वो कपड़ा कैसा है, वो कपड़ा किसी एक जानवर की खाल है जिसको पहनने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। जो आप राइट में जो फिगर देख रहे हैं उसमें जो लकड़ी का यूज़ किया जा रहा है उसमें एक कपड़े को स्टिच करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, और वो कपड़ा किसका बना हुआ है, एक जानवर की खाल का बना हुआ है, ठीक है। Choosing a place to live in, all the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidences of hunters and gatherers. पहले हम इसी लाइन को समझते हैं। आपको अभी मैं एक मैप दिखाती हूँ। इस मैप में जितने भी रेड ट्रायंगल्स लगे हुए हैं बच्चों, वो रेड ट्रायंगल्स किसको दिखाते हैं, वे उन चीज़ों को दिखाते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिले खुदाई करते वक्त, और उन जो भी खुदाई करते वक्त चीज़ें मिली वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि वो चीज़ें हंटर और गैदरर की थी, ठीक है, क्योंकि आर्कियोलॉजी ने उनके ऊपर क्या करी थी, स्टडी करी थी। देखिए यहाँ पर रेड ट्रायंगल्स कहाँ पर है। अब आपको मैंने ये बताया था कि जो पेलियोलिथिक का जो समय था उसमें हंटर्स गैदरर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो जो साइट्स भी मिली होगी आर्कियोलॉजिस्ट को जहाँ पर जो खुदाई करके सामान मिला, वो सामान भी तो हंटर गैदरर यूज़ किया करते थे। तो वो कौन सी साइट्स में काउंट होंगे, पैलियोलिथिक साइट्स में काउंट होंगे। एक है आपकी कर्नूल केव्स और एक है आपकी होंसगी, ठीक है। और देखते हैं हम, एक आपका भीमबेटका, कर्नूल केव्स, हुंसकी आपकी पैलियोलिथिक साइट्स है, ओके। इसमें 3 साइट दी हुई है हमें, कौन कौन सी, कर्नूल केव्स, हुंसकी और भीमबेटका। क्लियर बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं। हंटर्स और गैदरर्स काफ़ी जगह पर रहते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कुछ ही चीज़ें मैप में दिखाई गई हैं। काफ़ी सारी जो साइट्स है वो जहाँ पर पानी है, यानी जहाँ से रिवर्स और लेक्स निकलती, जहाँ से नदियाँ बहती हैं, बेसिकली सारी साइट्स आपको पानी के आसपास ही मिलेगी मैप में, ठीक है। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. इसमें क्या कहा है कि जो पत्थर के जो औजार हुआ करते थे वो बहुत ज़रूरी होते थे, और पीपल बेसिकली उन जगह को भी ढूंढते थे जहाँ पर उनको अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, भीमबेटका कौन सी है, पैलियोलिथिक साइट है, और आज ये प्रेजेंट में कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ये एक बहुत ओल्ड साइट है, बहुत पुरानी साइट है, जहाँ पर गुफाएं हैं, केव्स है, रॉक शेल्टर्स है, ठीक है। पीपल चूज़ दिस, जो पीपल थे इनको बेसिकली नेचुरल केव्स का मतलब ऐसी गुफाएं जो प्रकृति ने अपने आप बना दी है, बिकॉज दे प्रोवाइड। और ये जो गुफाएं थी, लोग यहाँ पर रहना पसंद क्यों करते थे इन गुफाओं में, हंटर्स गैदरर्स, क्योंकि उनको शेल्टर, उनको छत मिल गई थी एक तरीके से, वो रेन से अपने आप को बचा सकते थे, गर्मी से, हवाओं से अपने आप को बचा सकते थे। जो रॉक शेल्टर थी ये नर्मदा वैली के क्लोज थी काफ़ी ज़्यादा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। देखिए ये हमारा गुजरात का एरिया हो गया, ठीक है। ये आपका जो भीमबेटका है प्रेजेंट में कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ये आपका मुंबई है, यहाँ पर आपका गोवा है, ठीक है। जिसको मैप की नॉलेज है उसको अच्छे से समझ पाएगा। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से बच्चों क्लियर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट में आपको कुछ दिया है, रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। ये जो आप पेंटिंग देख रही है, जो अभी हमने बात करी, पत्थर गुफाएं, ठीक है, रॉक शेल्टर थी ऊपर, तो रॉक शेल्टर में जब आपको ऐसी पेंटिंग दिखने को मिली तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। जब उस समय में जो हंटर्स और गैदरर्स इन गुफाओं में रहा करते थे तो काफ़ी गुफाओं में उनको ऐसी पेंटिंग देखने को मिलती थी। Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. एक सेकेंड, हाँ ये रहा, देखो इसमें क्या कहा गया बच्चों, इसमें कहा गया है कि जो ये आप
पेंटिंग देख रहे हैं बेसिकली ये बेस्ट जो मध्य प्रदेश में जो हमारी भीमबेटका केव थी, भीमबेटका जो गुफा थी, और जो उत्तर प्रदेश का जो सदर्न वाला एरिया है वहाँ पर हमें इस तरह की पेंटिंग्स को देखने को मिली। और ये पेंटिंग क्या दिखाती है, वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग को दिखाती है जो काफ़ी एक्यूरेसी से और काफ़ी स्किल के साथ ड्रॉ की गई थी। ठीक है, अब साइट का मतलब क्या समझते हैं, हमने अभी बात करी पैलियोलिथिक साइट इसमें दी हुई थी, करनूल केव्स, ठीक है, हुंसकी, भीमबेटका। अब साइट का मतलब क्या समझते हैं, साइट का मतलब वो जगह जहाँ पर हमें अवशेष मिलते हैं। अवशेष कैसे, कोई हमें औजार मिल गया बहुत पुराना, कोई पोर्ट मिल गया खुदाई करके, यानी ऐसी जगह जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करके वो चीज़ें मिलती है जिसको वो हिस्ट्री को रिवील कर सकते हैं। और जिस जगह वो खुदाई करके हमें चीज़ें मिली उस जगह को क्या बोल देंगे, साइट्स बोल देंगे। ठीक है, जो ये भीमबेटका केव है ये वो जगह है जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जो ये प्रूफ करती है कि ये हंटर्स गैदरर्स यूज़ किया करते होंगे। ठीक है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, भीमबेटका साइट दे दिया। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लोग यूज़ किया करते थे और उन्होंने समय के साथ वो चीज़ पीछे छोड़ दी। दीज में भी फाउंड ऑन द सर्फ, ये हमें अर्थ की सरफेस पे तो मिलते हैं, जो अर्थ धरती के अंदर दबे होते हैं या पानी के अंदर होते हैं, उसको हम खुदाई करके निकालते हैं। ठीक है, धरती के अंदर से। सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे फ़ायर के बारे में कि फ़ायर कैसे डिस्कवर हुई या फ़ायर कैसे आई, ये चीज़ें हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आई होप आपको ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आप 6th क्लास में पढ़ते हैं तो आपको आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर है ये। अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सब में आपके लिए ये NCERT की जो मैं आपको करा रही हूँ क्लासेस बहुत यूजफुल रहेंगी। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।